हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है सीएस एग्जीक्यूटिव है। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं। पीजीबीपी का आपका हेड है जो ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, और बहुत सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए। और क्योंकि एक ये लेंथी टॉपिक है, सारे सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है, तो यहाँ पे अब जो अगला सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, इट इज सेक्शन नंबर 44AA रिगार्डिंग द कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो देख लेते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए किस कंडीशन पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपलसरीली मेंटेन करना नेसेसरी होगा। सबसे पहले स्पेसिफाइड या नोटिफाइड प्रोफेशन वाले केस में बोला है, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशन इफ द ग्रॉस रिसिप्ट is more than rupees 1,50,000 in all 3 years preceding the previous year or is likely to exceed if it is a newly set up profession, then the assessee is required to maintain the books of accounts as per rule 6F. Otherwise, he is required to maintain such books of accounts or documents from which AO is able to complete the assessment. तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशंस की बात हो रही है, जिनकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, जैसे मेडिकल, लीगल प्रोफेशन, अकाउंटेंसी, फिल्म आर्टिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्निकल कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, कंपनी सेक्रेटरीज और भी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। तो इन सब के लिए कंडीशन ये रखी है कि अगर आपका पिछले 3 साल से ग्रॉस रिसिप्ट बैक टू बैक 1,50,000 से ऊपर हो रहा है, रिसिप्ट बोल रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कैश इनफ्लो, रिसिप्ट, रेवेन्यू, या फिर अगर आपका नया स्टार्टअप है और पहले ही साल में आपको ये लग रहा है कि इतना तो क्रॉस हो ही जाएगा, तो फिर आपको पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत है, ये कंपलसरी है। और 1,50,000 का ग्रॉस रिसिप्ट बहुत ही छोटा अमाउंट है, जिसका आज के हिसाब से क्रॉस हो जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट सबको कवर कर ही लिया है घुमा फिरा के। और रूल 6F जो है इनकम टैक्स रूल्स का, उसमें जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपलसरी बोले हैं वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। आगे की कंडीशंस भी देख लेते हैं। एन इंडिविजुअल और HUF कैरिंग ऑन एनी बिजनेस प्रोफेशन अदर देन दोज स्पेसिफाइड अबव, इनके अलावा अगर आप इंडिविजुअल हो या HUF हो और कोई बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो, तो आपके लिए क्या कंडीशंस होगी वो यहाँ बोला हुआ है। इफ द टोटल इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स रुपीज 2,50,000, इनकम की बात हो रही है, और द टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड्स रुपीज 25 lakhs इन एनी वन ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो आपके अकाउंटिंग ईयर से पिछले साल, मतलब जो प्रीवियस ईयर की आप बात कर रहे हो उसके पहले के 3 साल, उनमें से किसी भी एक साल में अगर टोटल टर्नओवर 25 लाख रुपए से ऊपर गया हो, या फिर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर हुई हो, या फिर साथ में बोला है एंड इफ द बिजनेस और प्रोफेशन इज न्यूली सेटअप, बिजनेस प्रोफेशन अगर न्यूली सेटअप है तो पहले ही साल में ये आंकड़े क्रॉस होने के अगर चांसेस हैं, देन यू नीड टू consider and maintain the books of accounts as per rule 6F. Every person other than the individual HUF carrying on business or profession other than those specified above must maintain। अब ये इनके अलावा इन्होंने बोला कि पहली चीज जो ऊपर थी वहाँ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स की बात हो रही थी, फिर उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल या HUF जो कैरी ऑन कर रहे हैं बिजनेस या प्रोफेशन अदर देन दोज स्पेसिफाइड अबव, उनकी बात हो रही है। अब बात कर रहे हैं एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF, ठीक है। तो इंडिविजुअल HUF की एक कैटेगरी हो गई, स्पेसिफाइड प्रोफेशंस की कैटेगरी हो गई, और इंडिविजुअल HUF के अलावा कंपनी, फर्म और LLP, AOP, BOI ये सब भी तो होंगे, तो इनके लिए ये कैटेगरी आई है। एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF हु इज कैरिंग ऑन एनी बिजनेस प्रोफेशन अदर देन दो स्पेसिफाइड अबव, मतलब ऊपर जो हमने 2 पॉइंट सीखे ना, दोनों के अलावा, ठीक है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन के भी अदरवाइज और इंडिविजुअल और HUF के भी अदरवाइज, ठीक है, उन सबकी बात यहाँ पे हो रही है। इफ द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स रुपीज 1,20,000, टर्नओवर 10 लाख, अदरवाइज वाला पॉइंट जो है वो न्यूली सेटअप वाला सेम है। तो सिर्फ अमाउंट्स में वेरिएशन है, बाकी की कंडीशन सारी सेम है। और ये भी एक अमेंडमेंट वाला पार्ट है जो पहले डिफरेंट था और अब डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वेयर प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस आर डीम्ड टू बी profits and gains under 44AE or BB or BBB, and the assessee has claimed his income to be lower than the profit and gain, then such profits and gains shall be deemed to be profits and gains during his previous year। तो यहाँ पे अगेन 44AE का रेफरेंस दे दिया, BB का रेफरेंस दे दिया, BBB का रेफरेंस दे दिया। अब इन सेक्शंस में है क्या वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, ये कुछ प्रिजम्पटिव इनकम की बात है जो आगे के सेक्शंस में कवर होने वाली, तो अभी के लिए आप एक बार उस चीज को साइड पे रख सकते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज 44AB
ये प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा इस लेक्चर में इन्हीं सेक्शंस के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस कुछ अलग लेवल की है, जिसके बारे में एज अ प्रैक्टिसिंग पर्सन इन प्रैक्टिस आपको इसका नॉलेज पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो 44AB एक ऐसा सेक्शन है जो ये बोलता है कि आपके लिए कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना, चेक करवाना मैंडेटरी होगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है कि ऑडिट करने की अथॉरिटी जो है वो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को है। कंडीशन ये कि अगर आप सेल्स करते हैं, ठीक है, तो आपका जो टोटल टर्नओवर है वो पूरे साल का 1 करोड़ रुपए से एक्सीड कर जाए, ठीक है, तो फिर कंपलसरी है कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये कि अगर आप एक प्रोफेशनल है जिसका ग्रॉस रिसिप्ट है, मतलब सेल तो होता नहीं, प्रोफेशनल के केस में तो फीस आती है, तो वहां पे जो अमाउंट देखा जाता है इट इज ₹50 लाख ओनली। ठीक है, तो 50 लाख से ऊपर अगर एक प्रोफेशनल का रिसिप्ट है देन ऑडिट करवाना कंपलसरी है। अगर बिजनेस है, सेल टर्नओवर है, तो 1 करोड़ से ऊपर अगर होगा तो ऑडिट करवाना मैंडेटरी होगा। दिस इंक्लूड्स प्रोफेशनल्स हु आर कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन and claim their profits and gains from business profession and it is lower than what computed under the presumptive basis। अब यहाँ पे हम प्रिजम्पटिव बेसिस वाले पॉइंट की भी बात करेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको वो दूसरा सेक्शन भी साथ में ही रिलेट करा दूं ताकि ओवरऑल कंपैरिजन हो सके। तो देखिए 44AB क्या बोल रहा है कि जिनका टर्नओवर इस लिमिट से ऊपर है उनके लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो, आपका जो रिसिप्ट है वो 50 लाख से ऊपर हो और आपको ऑडिट ना करवाना पड़े, तो इसका एक एस्केप विंडो हमारे पास है। एस्केप विंडो 2 सेक्शंस में दिया हुआ है, एक बोला है 44AD जो अगला ही सेक्शन है, और उसके बाद 44ADA जो उसके बाद तीसरा सेक्शन आने वाला है। तो मैं आपको इसके साथ रिलेट करवा रहा हूँ कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है, देखिए आपके पास क्या चॉइस है। इफ यू आर हैविंग अ बिजनेस विद अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 1 करोड़ रुपीज, या अगर मैं सेक्शन के हिसाब से बोलूं तो अप टू ₹2 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है, और अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं चाहते, मेंटेन करके ऑडिट करवाना नहीं चाहते, तो यू हैव अ चॉइस। चॉइस ये है कि डिपार्टमेंट बोलता है कि एक काम करो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मत करो, कोई बात नहीं। हाँ, अगर आप वो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में आते हो एंड ऑल तो एक बात अलग है, अदरवाइज आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मत करो, कोई इशू वाली बात नहीं है। और आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट भी मत कराओ, हमें ऑडिट रिपोर्ट भी मत दो, बट आपको हमारी एक कंडीशन माननी पड़ेगी। कंडीशन ये कि जितना आपका टर्नओवर है विच शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, तो उस टर्नओवर के बेसिस पे एक प्रॉफिट परसेंटेज अज्यूम कर लो, मतलब इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कितनी हुई है वो हम प्रिस्क्राइब करेंगे, उतना रेट आपको मानना पड़ेगा। तो इतना एडजस्टमेंट आपको करके चलना है। तो जो रेट यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने दैट इज 8%। ठीक है, तो अगर मेरा टर्नओवर सपोज 2 करोड़ से कम है, मतलब कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 1.5 करोड़ सपोज, तो 1.5 करोड़ का 8% मेरी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी मान ली जाएगी, दैट इज 12 लाख रुपीज। ठीक है, फ्लैट। अच्छा, इसके सामने मुझे सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 38 के बीच में जो एक्सपेंसेस का डिडक्शन होता है वो नहीं मिलेगा। ये अमाउंट जो है वो नेट ऑफ करके ही बोला हुआ है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है कि ये कंडीशन है यहाँ पे। उस पॉइंट में यहाँ मेंशन किया भी उन्होंने, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू द असेसी अंडर सेक्शन 30 to 38 एंड द सैलरी इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स शैल नॉट बी अलाउड फॉर डिडक्शन सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 40 क्लॉज बी। ये पॉइंट भी अमेंड हुआ था। पहले 40B का पार्टनर्स रेम्यूनरेशन क्लेम करने को मिलता था, अब वो भी डिनाई कर दिया, मतलब ना 30 to 38 के बीच का कोई खर्चा क्लेम करने को मिलेगा, और अगर फर्म है तो ना 40 क्लॉज बी मिलेगा। तो अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम में जा रहे हैं तो 8% जो है आपको अमाउंट मान लेना है कि आपकी इनकम है, जितना भी आपका टर्नओवर है, क्योंकि सेल बिल तो आपके पास होंगे, भले बाकी के अकाउंट्स ना हो, लेकिन सेल बिल तो आपके पास होंगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे कैलकुलेशन हो सकता है। तो 44AD आपको इनकम प्रिज्यूम करने को बोलता है, बेसिक, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा ये बोला हुआ है कि इसमें एक और चॉइस है आपके पास, आप 8% के बदले 6% पे भी क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन दैट यू शुड एक्सेप्ट द अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ अकाउंट पेई चेक, अकाउंट पेई चेक, ड्राफ्ट, ECS, बैंक ट्रांसफर, मतलब जो ट्रेसेबल हो। तो जितना पैसा पक्के में, वाइट में, अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, बैंक ट्रांसफर के थ्रू लेंगे, वो सारा पैसा 8% के बदले आप 6% पे भी उस पर इनकम मान सकते हैं। तो सपोज मैंने पूरा 1.5 करोड़ रुपए चेक से लिया, हम अकाउंट पे ही चेक ही लेते हैं, बैंक ट्रांसफर लेते हैं, कैश लेते ही नहीं, तो पूरे 1.5 करोड़ पे वो हो जाएगा 6%।
ठीक है। तो 12 लाख के बदले सीधा आपकी इनकम बन जाएगी 9 लाख, ठीक है। इससे टैक्स चोरी कम होगी, कैश में लोग कलेक्शन कम करेंगे, गवर्नमेंट यही चाहती है। तो उन्होंने और डिस्काउंट दे दिया। ये 6% वाला प्रोविजन भी पहले नहीं था, ये भी लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है। तो पहले सिर्फ 8% वाली कंडीशन थी, फिर उसको उन्होंने चेंज करके ऑप्शन दे दिया। अच्छा, अगर कोई एंटिटी आधा पैसा कैश में लेती है, मतलब कैश सेल्स भी करती है और अकाउंट पे ही चेक से भी पैसा लेती है, तो क्या करें? तो जितना प्रपोर्शन कैश में रिसीव किया है उस पर 8% गिना जाएगा, जितना चेक से रिसीव किया उस पर 6% गिना जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे जो बोली हुई हैं। अच्छा, ये भी बोला हुआ है कि ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग जो आपको रिटर्न फाइल करना है, दैट शुड बी डन एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। 139 सबसेक्शन 1 रेगुलर रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है विदाउट डिले। तो अगर आप लेट पेमेंट करते हैं, लेट रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे। साथ साथ में डेप्रिसिएशन की बात भी क्लैरिफाई कर दी। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि 30 to 38 का जो पूरा ब्लॉक है वो तो गया, क्लेम करने को मिलेगा नहीं। तो सेक्शन 32 भी तो नहीं मिलेगा। तो आप भले डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन आप अपनी असेट्स की वैल्यू को राइट डाउन तो करते ही जाएंगे ना, ठीक है। तो उसको रिड्यूस तो करते जाएंगे, क्लेम नहीं करेंगे लेकिन रिड्यूस करते जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपकी जो वैल्यू बचेगी लास्ट में डेप्रिशिएट होते होते, तो भले आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया लेकिन हर साल वैल्यू तो रिवाइज होगी। तो ये भी क्लैरिफाई कर दिया। उसको बोलते हैं डीम्ड डेप्रिसिएशन, डीम्ड WDV कंसेप्ट, डीम्ड डेप्रिसिएशन कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट रिलेट कर रहा है एडवांस टैक्स से, जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ। उसमें ये पॉइंट था भी, अगर आप वहां जाके वापस ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। एडवांस टैक्स में हमने देखा था कि सब एंटिटीज के लिए 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, लेकिन वो एंटिटी जो 44 AD में प्रिजम्पटिव इनकम के लिए ऑप्ट करते हैं, उनके लिए सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है। कौन सा? 15 मार्च वाला। वही लाइन यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है पूरे साल का, आप कैलकुलेशन ही नहीं करते, आप तो बोलते हैं मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करता हूँ। तो फिर कैसे पहले से बता सकते हैं कि क्वार्टरली इनकम कितनी आई और क्वार्टरली टैक्स कितना भरे? एस्टिमेशन नहीं हो सकता, तो साल के एंड में ही पता चलेगा। अच्छा, कंडीशन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि अगर आप 44 AD में एक बार चले गए, ठीक है, प्रिजम्पटिव इनकम में, देन 5 साल तक यू कैन नॉट टर्न बैक। जैसे क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर 44 AD में आपने एक साल प्रिजम्पटिव इनकम क्लेम कर लिया, तो अब आने वाले 5 साल तक आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट तो या इनकम तो दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है। किसी साल अगर फाइनेंशियली बिजनेस में बहुत डाउनफॉल आ गया और आप बोलते हैं सर इस साल तो 3% प्रॉफिट हुआ है, तो मैं 8% इनकम कैसे मानूं? तो डिपार्टमेंट बोलेगा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 3% हुआ है ना, चलेगा, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताओ, ऑडिट करवाओ और 3% के हिसाब से टैक्स भरो। बट अब इसका मतलब ये है कि बिकॉज आपने 8% से लोअर रेट पे अपनी इनकम दिखाई है, नाउ फॉर द नेक्स्ट 5 years यू वोंट गेट द बेनिफिट ऑफ 44 AD अगेन। मतलब 5 साल का आपके ऊपर बैन लगा दिया। मतलब एक बार एंटर हुए तो 5 साल के लिए एंटर होना है, एक बार बाहर निकले तो 5 साल के लिए बाहर हो गए, ठीक है। तो समझ आ रहा है? तो 5 years का एक साइकिल क्रिएट कर दिया। ये पहले नहीं था, ये भी लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है। 44 AD का लोग गेम खेलते थे, ऐसे यूज करते थे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कि इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से गिनते थे, फिर 8% पे गिनते थे, जो सस्ता पड़ता था वो क्लेम करते थे। तो वो फॉर्मूला ही बन गया था, विच एवर इज लोअर, ठीक है। गवर्नमेंट को भी पता है, एक साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, एक साल नहीं करता है, तो एसएससी बिजनेस कैसे कर रहा है? ऐसा तो होता ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो वो जो लूप होल था ना, उसको थोड़ा सा अभी भी रखा है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच कर दिया। थोड़े मजे ले रहे हैं वो आपके, कि आप 5 साल तक आपको झेलना पड़ेगा वो लॉ, तो ही आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो आउट एंड आउट सारा नुकसान गवर्नमेंट नहीं झेलेगी, आपको भी 5 साल के लिए कमिटमेंट देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से 44 AD वाले सेक्शन में ये सारे छोटे छोटे चेंजेस कर करके उसको इस लेवल पे वो लेके आए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 44 AD था बिजनेस के लिए, टर्नओवर के लिए, वैसे ही 44 ADA है, दैट इज फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो प्रोफेशनल्स के केस में जो लिमिट है वो 50 लाख रुपए, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा, इनके लिए जो प्रिजम्पटिव इनकम का रेट है, जैसे मैंने आपको बोला 8%, 6%, प्रोफेशनल्स के लिए इट इज 50%, 50 नॉट 15, ठीक है। तो अगर एक प्रोफेशनल है, जैसे मैं एक पर्सन प्रोफेशनल हूँ, मैं आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं CS की या CA की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जो भी रिसिप्ट मैं ले रहा हूँ, अगर मैं 44 ADA में जाता हूँ, पूरे साल में अगर मैंने 20 लाख रुपीज रिसीव किए हैं, ठीक है, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा होगा तो ये अलाउड नहीं है। तो अगर 20 लाख रुपीज रिसीव किए तो उसका 50% मतलब 10 लाख रुपए मेरी इनकम अज्यूम कर ली जाएगी। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि एक बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर
उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, ठीक है। तो वो अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसके ऊपर वो कोई 80 लाख रुपए नहीं कमा लेने वाला है, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल अपने नॉलेज से कमा रहा है, वो मशीन्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो सर्विस बेस्ड इनकम जनरेट कर रहा है। तो एक छोटे से ऑफिस में बैठ के भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 25 लाख रुपए कमा सकता है। उसके लिए उसको 200 लोगों का स्टाफ नहीं चाहिए, उसको मशीन्स नहीं लगानी। तो वहां पे हमेशा जो है मार्जिन हायर होता है, जितना आपका टर्नओवर है और जितना उसमें आपके एक्सपेंस है, एक्सपेंस का प्रपोर्शन कम रहता है, इसीलिए 50% रखा है। तो देखा जाए तो कितनी बार तो लोगों का 20%, 10% भी खर्चा नहीं होता है जितना वो अर्न कर रहे हैं। तो उसमें जो रेशियो रहता है वो 50% से भी हाई रहता है। तो क्या मैं क्या सोचूंगा कि भाई मैं अगर 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ या 20 लाख कमा रहा हूँ, तो मेरा तो ऑफिस या क्लास हैंडल करने का मेंटेनेंस कॉस्ट सपोज 4 लाख है, तो 16 लाख रुपए तो बच रहे हैं, तो 80% तो मेरा हाथ में बचता है पैसा। तो क्यों ना मैं 50% दिखा के अजम्पशन बेस्ड टैक्स भर दूं, तो मुझे वो सस्ता पड़ेगा, तो मैं वो यूज कर सकता हूँ। तो 44AD में सेम फ्लो पे है सेक्शन, जैसे 44AD-A है और 44AD-A सेम है, सिर्फ अमाउंट का फर्क है और बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन का फर्क है। क्लियर? तो ये एक पार्ट हो गया। अब इस ब्लॉक का जो अगला सेक्शन है वो भी MCQ कैलकुलेशन में बहुत बार पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पास्ट एग्जाम्स में पूछा भी है, बट बहुत ही इजी है, बहुत टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा वैल्यूज याद रखनी। और यहाँ पे ये सेक्शन भी प्रिजम्पटिव इनकम का ही है, ब्लॉक वही चल रहा है, बट अगेन सम स्पेसिफिक बिजनेस, लीजिंग, प्लाइंग, हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस, ठीक है। लीजिंग, प्लाइंग, हायरिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस और मूवर्स एंड पैकर्स और ये सब जो होते हैं, इनके लिए ये बिजनेस है। इनको बोला गया है कि अगर आप छोटा ट्रांसपोर्ट बिजनेस चला रहे हो, आपके पास जो व्हीकल है वो 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं है पूरे साल में, किसी भी दिन चाहे रेंटेड हो या खरीदे हुए, 10 से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल्स आप ओन नहीं करते हो, लाइट हैवी सब मिला के, देन यू कैन गो फॉर दिस सेक्शन। आपकी इनकम को प्रिजम्पटिव बेसिस पे गिना जा सकता है। कुछ लिमिट्स यहाँ पे दे रखी है इसके लिए। इन केस ऑफ गुड्स कैरेज बीइंग अ हैवी व्हीकल, फर्स्ट कैटेगरी आ गई हैवी व्हीकल की, द डीम्ड इनकम शैल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग: ₹1000 per ton of gross vehicle weight or the unladen weight, as the case may be, per month per vehicle, and the number of months or part of a month in the previous year during which such vehicle is owned by the assessee, and the number of heavy goods vehicle। मतलब पर टन जितना भी है जो ग्रॉस व्हीकल वेट होता है, ग्रॉस व्हीकल वेट बोलो या फिर अनलेडन वेट बोलो, यहाँ पे हर एक व्हीकल के लिए वो बोल रहे हैं कि जो जैसे हैवी व्हीकल है तो ग्रॉस व्हीकल वेट, या अनलेडन का मतलब कि उस व्हीकल के ऊपर अभी कोई गुड्स लोडेड नहीं है। ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब जो कंपनी डिक्लेयर करती है, जो उस ट्रक की मैन्युफैक्चरर है, तो वो उसने बताया कि भाई इस ट्रक का बॉडी, ट्रक का चेसिस, और अगर ट्रक के अंदर ड्राइवर बैठा है, पैसेंजर बैठे हैं, तो उसकी पूरी बॉडी, फ्यूल का टैंक फुल है, तो उसको मिला के मैक्सिमम वेट इस ट्रक का कितना हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट। तो ग्रॉस व्हीकल वेट या फिर अनलेडन वेट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो एज द केस में भी, उसमें उन्होंने बोला कि उसमें कैपेसिटी देखनी है पर टन। 1 टन होता है 1000 किलो, ठीक है। तो अगर 2 टन का व्हीकल है या 4 टन का व्हीकल है, मतलब उसकी उतनी कैपेसिटी है, और जो वेट के लिए बोला उन्होंने, तो पर टन 1000 रुपीज कैलकुलेट होगा, 1000 रुपीज पर टन ऑफ द ग्रॉस व्हीकल वेट और द अनलेडन वेट पर मंथ पर व्हीकल, ठीक है। तो एक व्हीकल अगर आप ओन कर रहे हैं जिसकी कैपेसिटी है, जिसका ग्रॉस वेट 2 टन है, ग्रॉस वेट 2 टन है सपोज, तो 2000 रुपीज पर मंथ हो गया। आपने उसको खरीदा तीसरे महीने में, तो आपने उसको 10 महीने चलाया, तो फिर आप उसको इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ऐसे आपके पास 4 व्हीकल है तो इंटू 4 मल्टीप्लाई होगा। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। कितने हैवी व्हीकल्स हैं, उसका ग्रॉस वेट कितना टन है, और पर टन कितना काउंट होगा, 1000 रुपीज। आपने पूरे साल में वो व्हीकल को कितने महीनों के लिए ओन किया, अगर आपने 8 महीने और 15 दिन के लिए ओन किया तो पूरे 9 मंथ्स काउंट होगा। 8 महीने और 3 दिन के लिए होल्ड किया तो भी पूरे 9 मंथ्स काउंट होगा। 8 महीने और 27 दिन के लिए होल्ड किया तो भी पूरे 9 मंथ्स काउंट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से पार्ट ऑफ अ मंथ को भी फुल मंथ माना जाएगा, ये उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया यहाँ पे। दूसरा बोल रहे हैं कि अगर आपने अमाउंट क्लेम किया है खुद कि भाई मैंने इससे इतनी इनकम कमाई है, और वो इस अमाउंट से ज्यादा है, मतलब जब 1000 रुपए पर टन इंटू ग्रॉस वेट इंटू नंबर ऑफ व्हीकल्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स ऐसे आपने गिना, तो उससे जो अमाउंट आ रहा है जो आप क्लेम कर रहे हैं, तो क्या देखा जाएगा, विच एवर इज हायर ही देखा जाएगा ऑब्वियसली। तो ये कंडीशन है। दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं अदर देन हैवी व्हीकल्स, तो इसमें मीडियम व्हीकल्स आ गए और लाइट व्हीकल्स आ गए।
तो इसमें 7500 रुपीज पर मंथ पर व्हीकल काउंट होगा। बहुत सिंपल रखा है इसको। तो इसमें ग्रॉस व्हीकल वेट या अनलेडन वेट की बात की नहीं है उन्होंने, और नंबर ऑफ मंथ्स वाला कैलकुलेशन सेम। तो एक व्हीकल का एक महीने का 7,500 रुपये इनकम जनरेट होती है, ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा। दूसरे पॉइंट में हैवी गुड्स व्हीकल, अब मीनिंग समझाया। हैवी गुड्स व्हीकल किसे बोलते हैं? मीन्स एनी गुड्स कैरेज द ग्रॉस व्हीकल वेट एक्सीड्स 12,000 kg। तो ऐसा है गुड्स कैरेज व्हीकल जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 किलो, मतलब 12 टन हो गया, तो 12,000 किलो से ज्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं? हैवी गुड्स व्हीकल। ठीक है। ग्रॉस व्हीकल weight means the total weight of the vehicle and the load certified and registered by the registering authority as permissible for that vehicle। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्रॉस व्हीकल वेट क्या होता है। ठीक है, जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो क्लैरिफाई करती है, और ये होता है अगर आप एक 800 900 सीसी या 1000 सीसी की छोटी कार खरीदते हैं ना, 4-5 सीटर, तो उसका अनलेडन वेट अराउंड 900 to 1100 kgs के बीच में होता है। मिड साइज सेडान कार होगी तो 1200-1500 किलो होगा, एसयूवी गाड़ी होगी तो 1600-2000 किलो, 7-8 सीटर गाड़ी होगी तो 2500 किलो भी वेट हो सकता है। तो इतना वेट अगर एक गाड़ी का है तो आप सोचो एक ट्रक का वेट कितना होगा। तो ऑब्वियसली वेट कैपेसिटी 12,000 किलो से भी ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो ये कैटेगरी ध्यान रखना। अनलेडन वेट क्या होता है वो भी समझा दिया और मैंने आपको बोला ऑलरेडी। तो ये 44AE है, इसमें कैलकुलेशन वाले MCQ मिलेंगे, वो आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और डाउट्स आएंगे तो आप पूछ सकते हो। दूसरा जो ब्लॉक है इसके बाद, असेसमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट्स, ये बहुत छोटा सा सेक्शन है। अगेन इसमें भी प्रिजम्पटिव इनकम है। ये वो लोग हैं जिनको बाद में अगले साल पकड़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी इनकम कमा के तो चले जाएंगे, फिर बाद में टैक्स भरने वापस नहीं आएंगे। तो इनके लिए सेक्शन रखा है 44B, BB, BBA, BBB। तो 44B क्या बोल रहा है? नॉन रेसिडेंट्स एंगेज्ड इन ऑपरेशन ऑफ शिपिंग बिजनेस। तो इनके लिए ऐसा है कि जितना भी ये इंडिया में रिसीव करेंगे उसका 7.5% इनकी डीम्ड इनकम। दूसरा 44BB में वो नॉन रेसिडेंट्स हैं जो इंडिया में प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई कर रहे हैं हायर पे फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स, नेचुरल गैस और ये सारी चीजें। तो ऐसी नॉन रेसिडेंट एंटिटीज जो हमें मशीन्स किराए पे दे रहे हैं, वो यहाँ से जो भी कमाएंगे उसका 10% उनकी इनकम। 44BBA में एयरक्राफ्ट ऑपरेशन वाली नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, फॉरेन कंपनीज, ठीक है, तो 5% डीम्ड इनकम। और 44BBB में ऐसी फॉरेन कंपनीज जो सिविल कंस्ट्रक्शन में है और इंडिया में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रही है, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गए, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स हो गए, उसके लिए तो 10% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट्स। तो ये कंडीशंस यहाँ पे बोलिए। 44B वाली जो पूरी सीरीज थी वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद भी है 44C वाला भी एक पार्ट है, ये हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देख लेंगे, भले मैं उसको अभी इस ब्लॉक में कवर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आते आते हमने प्रिजम्पटिव इनकम वाले जितने भी सेक्शंस थे वो सारे देख लिए हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो थोड़ा अच्छे से एक बार इसको फिर से आप रिवाइज कर लेना। कोई क्वेरी हो, कोई पॉइंट नहीं समझ आया हो तो आप टिपिकली उसको हाईलाइट करके एक बार पूछ सकते हो, बट एक एक सेक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है, इसीलिए क्योंकि एग्जाम में आपको इसमें से MCQ मिलने के पूरे चांसेस हैं। PGBP जैसा चैप्टर अगर एग्जाम में पूछ रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 4 to 5 MCQ मिनिमम हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। कैपिटल गेन, PGBP, TDS, डिडक्शंस बड़े चैप्टर है, तो इसमें से 5 MCQ पूछ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सब में से ना पूछे, किसी एक में से पूछ के बाकी में 2-3 या 4 पूछ लिए, इसमें 6 पूछ लिए, इस चैप्टर में ऐसा हो सकता है। तो वो 6 MCQ अगर आते हैं ना तो उसमें से आपको 2 तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक में से भी मिल सकते हैं। तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ यहाँ से काम आ जाएगा, तो आप उसको उतना इंपॉर्टेंस जरूर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।